डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर, परागकोश की संरचना और विकास। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में क्रैक होता है, पूछा जाता है। अगर आप नीट वगैरह के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। कई कंटेंट ऐसे हैं जो बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो मेरे साथ आज वीडियो पर बने रहिए। आज मैं लेकर जो आया हूँ वो है स्पेशल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर, परागकोश की संरचना और विकास। मैं आज आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें डेवलपमेंट कैसे होता है, किस किस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण इसके अंदर होता है, एटसेट्रा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग परागकोश की संरचना और विकास। परागकोश, जैसे परागकोश की बात आती है, पोलन सैक की बात आती है। व्हाट इज पोलन सैक? पोलन सैक क्या है? पोलन सैक, पोलन सैक सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाई जाने वाली, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। महत्वपूर्ण रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, याद रखेंगे आप लोग। काफ़ी इम्पोर्टेंस, काफ़ी महत्व रखता है ये पार्ट्स जो मैं भी बताने वाला हूँ। पोलन सैक, परागकोश सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है? मेल। ये साइन है मेल का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसी के अंदर ही, इसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या बनता है आप सबको पता होना चाहिए। पोलन ग्रैंड बनता है, परागकण बनते हैं, पोलन ग्रैंड्स बनते हैं। क्लियर? पोलन ग्रैंड्स को हम लोग और कहते हैं मेल गैमेट के नाम से जानते हैं, इसको मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पोलन सैक के बारे में। अब मैं आता हूँ सीधे सीधे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण संरचना है ये स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की। अगर हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग किसी चाइल्ड या फिर शिशु किसी एंथर सैक की टीएस का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमको ये मिलता है कि उसमें समांग प्रविभाजी कोशिकाओं का समूह होता है जो चारों तरफ से एपिडर्मिस से घिरा होता है। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। मतलब अगर एंथर लोब की बात करें तो मैं एक आउटर स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपको समझने के लिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे आप लोग। इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपने पहले भी देखे थे और अभी भी मैं फिर से बना रहा हूँ। परागकण, परागकोश, ये हो गया परागकोश। या इस प्रकार की संरचना मैंने पहले भी बनाया था। इसको आप लोग पढ़ते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं इसको? फिलामेंट। और ये जो संरचना दिखाई दे रहा है ये होता है पोलन सैक, पोलन सैक, परागकोश। ठीक है, ये होता है कनेक्टिव, सेंटर वाला पार्ट कनेक्टिव योजी या संयोजी बोलते हैं जिसको, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये परागकोश की संरचना में, इस परागकोश की संरचना में जब हम इसका टीएस काट देखते हैं, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट के देखते हैं, तो आपको क्या क्या संरचनाएं दिखाई देती है? सबसे बाहरी परत के रूप में आपको दिखाई देती है एपिडर्मिस। क्या दिखाई देता है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इधर डायग्राम बना दूंगा। ठीक है, या सबसे बाहर आपको जो दिखाई देगी वो कहलाता है एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा, जिसको हम लोग कहते हैं चारों ओर से कवर्ड करके रखता है ये, ठीक है, चारों ओर से कवर्ड करके रखेगा पूरे एंथर को, एपिडर्मिस कहलाता है, बाह्य त्वचा कहलाता है। ठीक है, इसमें परागकोश में, ठीक है, इसमें मेन स्ट्रक्चर और होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि जो एंथर लोब होता है वो, उसमें 2 लोब्स होते हैं। एंथर लोब की अगर बात करें पोलन सैक में तो देयर आर 2 लोब्स। ठीक है, 2 लोब्स, 2 पाली में होता है। एपिडर्मिस बाहरी संरचना के रूप में होती है, 2 पाली में बटा होता है। प्रत्येक पाली में इन एवरी लोब 2 पोलन चैम्बर्स प्रेजेंट, 2 पोलन चैम्बर प्रेजेंट, 2 पोलन चैम्बर, फर्स्ट लोब, फर्स्ट एंड देन सेकेंड लोब, फर्स्ट सेकेंड लोब। In 2 lobes, in 2 lobes, 2 pollen chamber
इन एवरी लोब इट मीन्स 4 पराकोष्ठ पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज्ड होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल, अर्थात क्या बोलते हैं उसको, लंबवत अरेंज्ड होते हैं, याद रखना। इस प्रकार की व्यवस्था में वो व्यवस्थित रहते हैं इसमें। और इसके स्ट्रक्चर भी मैंने थोड़ा सा बनाया था और फिर से आपको रिपीट टेलीकास्ट कर दिया। टीएससी मैं इधर बताऊंगा, इसका देख लेंगे। जो 2 पोलन चेंबर की बात करते हैं, पोलन चेंबर की बात करते हैं, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मैंने पहले वीडियो में बनाया था आपके लिए और अभी भी बना रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार का ये ऐसा कोष्ठ में ऐसा बंद रहता है, ये पैक्ड रहता है, इसको बोलते हैं चैम्बर बोलते हैं, कोष्ठ बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फिलामेंट, ये इस प्रकार की संरचना में कनेक्ट रहता है। अंदर दिखाई देता है पोलन ग्रेन्स, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, परागकण के दाने बोलते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। 4 2 पोलन चेंबर, 1 2 पोलन चेंबर इन 1 लोब, फर्स्ट लोब एंड देन सेकेंड लोब, इट आल्सो 2 पोलन चेंबर। इसमें भी 2 पोलन चेंबर है, अर्थात 4 पोलन चेंबर हो गए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए प्रत्येक पोलन चेंबर में, हर पोलन चेंबर के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। इसके अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम शब्द है, ये लघु बीजाणु धानी के रूप में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। हम लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। इसे के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण के दाने, जी पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण के दाने होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको। परागकोश जो होता है डाइथिकस कहते हैं उसको। परागकोश को द्विकोष्ठी कहा गया है। परागकोश को क्या कहा गया है? डाइथिकस। अच्छा, ये परागकोश को क्या कहा गया है? डाइथिकस कहा गया है, डाइथिकस, ठीक है। द्विकोष्ठी बोलते हैं इसको। लेकिन कुछ ऐसे फैमिली मिलते हैं जैसे मालवेसी कुल, तो उसमें परागकोश जो होते हैं वो मोनोथिकस होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एंजियोस्पर्मी में कैसे होते हैं? डाइथिकस होते हैं, द्विकोष्ठी होते हैं। मैंने कहा कि 2 पोलन चेंबर में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, लघु बीजाणु धानी होते हैं। लघु बीजाणु धानी माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, जो डाइथिकस या द्विकोष्ठी होता है। क्लियर है? अब आ जाते हैं सीधे सीधे स्ट्रक्चर में कि स्ट्रक्चर में हमको क्या मिलता है। देखिए स्ट्रक्चर, अभी शुरू में मैंने कहा था कि इसमें टीएस आता है, टीएस। इसका टीएस जब काट के देखते हैं, टीएस ये ऐसे काटते हैं, टीएस ऐसा पेड़ सीधा ऐसा खड़ा है तो इसको यहाँ से ऐसे डिसेक्ट कर दे तो टीएस कहलाता है। समझ रहे हो आप लोग? तो इसको देखेंगे आप टीएस के आधार पर मैं स्ट्रक्चर को क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। जब किसी परागकोश की संरचना को हम काट के देखते हैं तो हमको क्या क्या दिखाई देता है। परागकोश की संरचना के अंदर हमको सबसे बाहर एक चैम्बर के रूप में एक मैं इसको आउटर ऐसे ही खींच रहा हूँ, इस प्रकार की व्यवस्था में खींच रहा हूँ ना, ये आउटर लेयर बना रहा हूँ मैं इसका। सेकेंड ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो संरचना बनती है, ये परागकोश के टीएस काटने के बाद दिखाई देता है। हमने पढ़ा कि इसमें 2 लोब है, देयर आर 2 लोब, 1 एंड देन सेकेंड 2 लोब, 4 चैम्बर, 1 2 3 4। क्लियर? इज दैट क्लियर? सबसे बाहर हमको जो दिखाई देता है, ये बड़े बड़े ऐसा लेयर में बना रहा हूँ इसमें। सबसे बाहर जो दिखाई दे रहा है ये कहलाता है एपिडर्मिस, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस भली भांति कर लीजिए, बार बार कर लीजिए। ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। अगर आप एक भी बार नहीं बनाए होंगे तो ध्यान रखेंगे, इस डायग्राम में बहुत इम्पोर्टेंस कंटेंट मिलेंगे आपको आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये हो गया एक चैम्बर। सबसे बाहर मैं एक ही चैम्बर बना रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। सबसे बाहर हमको जो दिखाई देती है, ये जो होता है पूरी तरह से मैच्योर परागकोश के बाहर दिखाई देती है, ये संरचना कहलाती है एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा से ढकी रहती है।
ठीक है, जब परागकोश पूरी तरह से सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो ये क्या होता है, ये फट जाती है, इसका स्फुटन हो जाता है। ठीक है, परागकोश जब पूरी तरह से फट जाती है, सूख जाती है, तो क्या होता है, इसका स्फुटन होता है, फट जाता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो एपिडर्मिस हो गया। अब एपिडर्मिस के अंदर हमको जो दिखाई देती है, एपिडर्मिस के अंदर जो संरचना हमको दिखाई देती है, वो संरचना लगभग 2 से 3 परत की होती है, 2 से 3 लेयर की होती है। और अलग पेन से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि समझ में आए आपको। इसके अंदर की जो संरचना बनती है उसको मैं बड़े बड़े कोष्ठ में बना देता हूँ, इस प्रकार की संरचना में। ठीक है, ये कहलाता है, अभी मैंने नाम बताया था आपको, नाम भी आपको याद होना चाहिए, एंडोथीसियम कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अंतःभित्तीय एंडोथीसियम कहते हैं। इस प्रकार की संरचना में कन्वर्ट रहता है ये। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ इसको, इसका नाम क्या है, एंडोथीसियम। ये सेकंड लेयर है, एंडोथीसियम। ठीक है, ये बाह्य त्वचा के ठीक नीचे स्थित होती है। कैसी होती है ये लंबी लंबी होती है, स्तंभाकार होती है, कल्यूमनर होती है। ठीक है, कल्यूमनर कोशिकाओं से बना हुआ ये भाग होता है, एंडोथीसियम कहलाता है। इसमें स्पाइरल थिंकिंग होता है, स्पाइरल थिंकिंग, थिंकिंग। ठीक है, ठीक है, यह स्तर जब परागकोश पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो इसके रिहेसेंस में मदद करता है, अर्थात इसके स्फुटन में मदद करता है। जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है ना परागकोश, तो इस परागकोश के स्फुटन में मदद करता है एंडोथीसियम। ठीक है, क्लियर होगा आपको। आगे मैं बता रहा हूँ आपको, इस क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम के अंदर, अगर एंडोथीसियम की बात करें तो पतली इसकी कोशिकाएं बाद में पतली हो जाती है और कुछ ही स्थानों पर पतली हो जाती है और एक नई परत का निर्माण करती है जिसको स्टोमियम कहते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये यहाँ पर की परत को काफ़ी थिक लेयर मानी गई है और इसका नाम आता है स्टोमियम। मतलब कहीं कहीं पर जो एंडोथीसियम होता है, जिस स्थानों पर उसका स्फुटन होना है परिपक्वन के बाद, रिहेसेंस होना है, उस स्तर पर काफ़ी पतली लेयर जमा हो जाती है, काफ़ी पतली लेयर की संरचना बनती है जिसको स्टोमियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टोमियम कहते हैं। स्टोमियम परागकणों के बाहर निकलने के लिए मार्ग बनाता है। क्या बनाता है, मार्ग या रास्ता देता है। इसी जगह से फटता है परागकोश, फिर परागकोश बाहर निकलता है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड हो गया एंडोथीसियम। क्लियर है। थर्ड लेयर जो आता है आपको एंडोथीसियम के नीचे मिलेगा और जो थर्ड लेयर होगा वो हर परागकण के अंदर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ऐसा बारीक बना देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार की संरचना, 1 2 काफ़ी छोटे छोटे कोशिकाओं का समूह है, ये 3 ये 4। ठीक है, और अंदर ग्राउंड टिश्यू जैसे भरण होता है, चारों तरफ से ऐसे घेर कर रखते हैं हल्का हल्का, ये ध्यान में रखोगे। इस प्रकार की ऐसी संरचना बनती है इसमें। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार की संरचना। पहला एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, स्टोमियम उसमें पतली स्तर के रूप में होती है। और मिडिल लेयर की हम लोग बात करते हैं, तो मिडिल लेयर के लिए आपको मैं फिर से ये जो टीएस है इसका एक हिस्से का काट में लेके जाऊंगा। इसका एक हिस्से का काट के देखते हैं तो हमको कैसा दिखाई देता है। इसके एक हिस्से का काटेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार की संरचनाएँ दिखाई देंगी। देख लीजिए आप लोग, एक हिस्से को काट रहे हैं ना, यहाँ से ऐसा डिसेक्ट करके निकाल रहे हैं हम लोग, तो लगभग इस प्रकार की संरचनाएं आपको दिखाई देगी। अब इस स्ट्रक्चर में मैं आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा। सबसे बाहरी लेयर का नाम था एपिडर्मिस, वंस अगेन एपिडर्मिस। ठीक है, ये यहाँ पर पतली स्तर हो जाती है, ये इस प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। उसके बाद अंदर का जो लेयर था इसका नाम था एंडोथीसियम। एंडोथीसियम इस प्रकार के स्ट्रक्चर में, ठीक है, चारों तरफ मिलेगी एंडोथीसियम। और फिर मध्य में हम लोग बात करते हैं, जो तीसरे लेयर के बारे में मैं बात कर रहा था, तीसरा लेयर जो बता रहा था आपको, ये जो थर्ड लेयर होता है कुछ इस प्रकार की व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं।
देख लीजिए एक बार। आप अलग अलग डिज़ाइन देख इसको ड्रा कर सकते हैं, अलग अलग कलर से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, मैं टाइम मेंटेन करने के लिए केवल एक या दो कलर यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये जो थर्ड लेयर है ये कहलाता है मिडिल लेयर। क्या लेयर कहलाता है? मिडिल लेयर। फर्स्ट लेयर का नाम था एपिडर्मिस। वंस अगेन देख लीजिए, एपिडर्मिस। सेकंड लेयर का नाम था एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। थर्ड लेयर अंदर की तरफ जो मध्य स्तर पाई जाती है, ये लगभग 2 to 3 लेयर की बनी हुई होती है। ठीक है, काफ़ी थिक प्रकार की सेल से बनी होती है, मोटी सेल से बनी हुई रहती है, जिसको मध्य स्तर या मिडिल लेयर कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद में इसमें चौथी संरचना जो बनती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्ट्रक्चर जो बनता है इसमें, उसका नाम होता है टेपिटम। अब टेपिटम कैसे बना? तो अंदर की तरफ की जो कोशिकाएं होती है, एक या दो से तीन स्तर की बनी हुई मिडिल स्तर होगी। उसके बाद में फिर भीतर की तरफ अगर हम लोग जाते हैं, भीतर की तरफ, तो सबसे निचली वाली हिस्से में जो पाई जाती है, सबसे निचले वाले हिस्से में जो पाई जाती है, मैं यहाँ पर इसको ऐसा ड्रा कर देता हूँ। ये इस प्रकार की व्यवस्था बना देता हूँ इसके लिए। ठीक है, जो भीतर जो पाई जाती है इसको हम लोग कहते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं इसको? इस लेयर को टेपिटम कहते हैं, टेपिटम। ठीक है, ये जो टेपिटम होता है मध्य स्तर के ठीक नीचे का स्तर होता है। परागकोश के ठीक बाहर एक अन्य परागकोश, अंदर परागकोश के बाहर एक अन्य स्तर रहता है जिसका नाम है टेपिटम। ठीक है, इसकी जो कोशिकाएं होती है वेज शेप्ड होती है, मतलब फनवत बोलते, नाक फन इस प्रकार का जो रहता है ना, फनवत रहती है। इसका जो सबसे मेन वर्क होता है, जो पोलन ग्रैंस होते हैं उसको पोषण प्रदान करना। देखो वर्क अभी मिल गया, पोलन ग्रैंस, न्यूट्रिशन, पोलन ग्रैन को भोजन प्रदान करना। ठीक है, और इसका बाद में बहुत महत्वपूर्ण काम होता है परागकण में एक्साइन का निर्माण, एक्साइन का फॉर्मेशन करता है ये। अब एक्साइन क्या है आपको परागकण की संरचना में मैं बताऊंगा एक्साइन क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये हो गया फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। उसके बाद में फिफ्थ नंबर का जो संरचना है वो देखिए कहाँ पर बनेगा। पाँचवीं नंबर की जो संरचना है बिल्कुल अंदर ऐसे दाने दानेदार ऐसे दिखाई देगा ऐसा। ठीक है, आप इसको कलरफुल बना सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में जो दिखाई देगा सबसे भीतर की ओर जो दिखाई देता है ये कहलाता है माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्पोरेंजिया, अभी नाम देते हैं इसको माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया टेपिटम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया स्थित होती है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है टेपिटम के अंदर। टेपिटम फोर्थ नंबर का था, उसके अंदर जो व्यवस्थित है वो माइक्रोस्पोरेंजियम कहला रहा है, जिसमें बहुत सारे अभी जो दाने दाने दिख रहे हैं इसका नाम आता है, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। बहुत सारे दानेदार संरचना में दिखाई देती है, माइक्रोस्पोर्स दिखाई देगा, या इसी को हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन। क्लियर है? पोलन ग्रेन कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है परागकण के अनुप्रस्थ काट का, परागकोश के अनुप्रस्थ काट का, इसको बड़ी बारीकी से बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट टेलीकास्ट। सबसे पहले आप याद कर लीजिए इसमें सबसे पहले एपिडर्मिस लेयर, उसके बाद में सेकेंड लेयर आपने पढ़ा था एंडोथीशियम पढ़ा था। थर्ड लेयर इसमें आता है मिडिल लेयर। फोर्थ इसमें आता है टेपिटम। एंड देन लास्ट फिफ्थ आता है इसमें, अभी पढ़े आपने, माइक्रोस्पोरेंजियम।
अर्थात लघु बीजाणुधानी का फॉर्मेशन। ये मेन कंटेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। और इसमें जो पतली हो जाती है भित्ति, जहाँ पर से परागकण बाहर निकलते हैं, इसको कहते हैं स्टोमियम। इसको स्टोमियम कहते हैं। वो ऊपर में भी मैंने बताया था स्टोमियम किसे कहते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अ एंथर और पोलन सैक। ठीक है, अब मैं इसी में आपको डेवलपमेंट भी बता देता हूँ, क्योंकि आपने ये पूरी संरचना पढ़ ली है। डेवलपमेंट के लिए मैं सिर्फ 3 स्टेज में जाऊँगा। डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे हेडिंग है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर ही था, तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, आपको देखिए ध्यान से, मैं बहुत शॉर्ट में बहुत क्लियरली बना के बता रहा हूँ, या क्लियरली बता रहा हूँ जो आपको शायद समझ में आ जाए, समझ में आना भी चाहिए आपको। उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। जो पोलन सैक होता है वो जब डेवलपमेंट करता रहता है, उस दौरान जो यंग एंथर लोब होता है, एंथर लोब का एंथर सैक जो होता है, पोलन सैक जो होता है, उसके चारों ओर जो बाह्य त्वचा बनता है, ठीक है, उसके नीचे जो एपिडर्मिस बनता है, उसके नीचे कुछ हाइपोडर्मल सेल्स की बड़ी आकार में क्लियरली बड़े केंद्रकों के साथ गाढ़े जीवद्रव्य के साथ उपस्थिति रहती है। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, काफ़ी समझ में आ जाएगा आपको। ये इस प्रकार की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, शुरुआत बता रहा हूँ ना, शुरुआत कैसे होता है इसमें। समझ लीजिए ये आपका एक क्या है, परागकोश है। परागकोश में सबसे बाहरी स्तर का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। इस एपिडर्मिस के नीचे इसके नीचे यहाँ पर, इस देखो ये आउटर और ये इनर, इसके नीचे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है। इसी का नाम है हाइपोडर्मल सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, हाइपोडर्मल सेल होता है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हाइपोडर्मल कोशिकाएं होती है। ये काफ़ी बिग साइज की होती हैं, क्लियर दिखाई देता है, इसमें बड़े बड़े न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो ज़्यादा डार्क होता है, गाढ़ा होता है, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, इसलिए एपिडर्मल कोशिकाओं से ये अलग क्वालिटी दर्शाता है। ठीक है, इन सारी कोशिकाओं को एक साथ आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से मैं एक हाईलाइट कर देता हूँ। जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसको हमने हाइपोडर्मल सेल कहा। उनमें से कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, गाढ़ी बड़े केंद्रक उसमें प्रेजेंट दिखाई देता है। ये बड़ा केंद्रक जो दिखाई देता है, ये इसे कहते हैं हम लोग आर्कीस्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं इसको, आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक आर्कीस्पोरियल सेल लगातार परिणत डिवीजन करती है, परिणत विभाजन करती है। कौन सी विभाजन करती है, या स्प्लिट पार्टीशन बोलते हैं जिसको हम लोग, स्प्लिट पार्टीशन, सीधा सीधा खड़ा। जब वो स्प्लिट पार्टीशन करती है, क्या पार्टीशन करती है, आर्कीस्पोरियल सेल्स, तो बाहर की तरफ एक प्राइमरी पैराइटल सेल्स का निर्माण करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, बाहर की तरफ किसका निर्माण करती है, प्राइमरी पैराइटल सेल का निर्माण करती है। इसको एक शेप दे देते हैं अपन, इस प्रकार का ऐसा शेप दे देते हैं। ऐसा शेप दे देते हैं, एक आकार दे देते हैं इसको। ठीक है, बाहर का नाम था एपिडर्मिस। ठीक है, अंदर का नाम जो अभी हाइपोडर्मल हमने पढ़ा, ये जो अंदर की तह पर पाई जाती है, बिल्कुल ऐसे डार्क, बिल्कुल ऐसे गाढ़े रंग में, इस प्रकार की अवस्था में। ठीक है, ये जो सेल्स बनता है, ये सेल्स ही कहलाती है प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल का निर्माण करती है। ठीक है, प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण करती है। ये प्राथमिक भित्ति कोशिका बाहर की तरफ बनी है, लेकिन इसके ठीक अंदर की तरफ स्पोरोंजिनस सेल्स का निर्माण होता है। बाहर की तरफ प्राइमरी पैराइटल सेल और इसके भीतर की तरफ
स्पोरोजीनस सेल का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्पोरोजीनस सेल ये बनाता है बाद में स्पोर। अब कौन सी स्पोर? पोलन ग्रेन बनाता है। ठीक है, स्पोरोजीनस सेल का निर्माण करती है। जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये 3 to 5 लेयर की होती है। ठीक है ना, कितने लेयर की होती है? 3 to 5 लेयर की होती है, जिसमें जो एपिडर्मिस है उसकी नीचे वाली एक कोशिका भित्ति मोटी होकर एंडोथीशियम का निर्माण कर लेती है। तो हमने पहले पढ़ा था, उसकी कोशिकाएं मोटी हो जाती है, मोटी होने के बाद में एंडोथीशियम का निर्माण करता है। कुछ जगह पर वो पतली रह जाती है, स्टोमियम कहलाता है। ठीक है ना, जहाँ से स्फुटन होता है। एंडोथीशियम से और नीचे जाते हैं तो मिडिल लेयर का निर्माण होता है। ठीक है, और सबसे नीचे जाएंगे टेपिटम का निर्माण होता है। टेपिटम की कोशिकाएं मैंने बताया था कि लंबी और बड़ी होती है आपको। ठीक है, जो मिडिल लेयर की जो सेल्स है वो समय के अनुसार धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती है। ठीक है, नष्ट हो जाती है। और जो माइक्रोस्पोर्स होता है, ये स्पोरोजीनस सेल है, ये बनाता है माइक्रोस्पोरोसेल्स। ठीक है, तो मध्य स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएंगी, और जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोर्स उसको पोषण प्रदान करते रहेगी पूरे सैक को, पूरे पोलन सैक को। ठीक है, इस प्रकार हम ये यहाँ पर पहुँचते हैं कि जो टेपिटम का लेयर है, जो चौथे नंबर का है टेपिटम का लेयर, जब माइक्रोस्पोर्स पोषण देती है, माइक्रोस्पोर्स को पोषण देती है, ऐसा कहूँगा मैं, कि जो मिडिल लेयर होता है नष्ट हो जाती है और माइक्रोस्पोर्स को पोषण देती है। अब मैं ये कहूँगा कि टेपिटम की कोशिकाएं जो होती है यो भी बाद में नष्ट होती है और माइक्रोस्पोर को पोषण प्रदान करता है। टेपिटम भी नष्ट होकर माइक्रोस्पोर को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आया? अब जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल था, ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है ये लगातार कई बार विभाजित होगी और पोलन मदर सेल का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? पोलन मदर सेल का निर्माण करेगी। उस पोलन मदर सेल को हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। उन्हीं मदर सेल से मियोसिस डिवीजन से एंथर का निर्माण होता है, पुमंग का निर्माण होता है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जो स्पोरोजीनस सेल है इसमें क्या होगा? लगातार डिवीज़न होगा, विभाजन होगा। विभाजन के बाद किसका निर्माण करेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करेगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करेगी। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल फिर से मियोसिस डिवीज़न के द्वारा एंथर का निर्माण करता है, पुमंग का निर्माण करता है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका परागकोश का परिवर्धन। समझ में आया होगा आपको? ठीक है, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ इसमें कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। इसमें बड़े ध्यान से देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, अर्थात लघु बीजाणु का जनन कैसे होता है। अभी आपने जो देखे हैं बस वैसे ही है, हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये मिलेगा। इसमें कुछ सेल्स के नेम अलग अलग आते हैं। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये बता देता हूँ आपको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन कैसे होता है। तो जितने भी प्रकार के आवृत्तिबीजी पौधे होते हैं उसमें लघु बीजाणु जनन अर्थात लघु बीजाणुधानी का विकास यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का होता है? मतलब इसमें जो विभाजन होता है, इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। विभाजन विकास किस प्रकार का होता है? स्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट प्रकार का होता है। ठीक है, जब ये डेवलप करते रहता है उस समय प्रत्येक एंथर लोब, एवरी एंथर लोब में पाई जाने वाली हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी हो जाती है।
बिग साइज सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, आकार में बड़ी होती है, साथ में इसके जो शरीर में, इसकी कोशिका में जो प्रोटोप्लास्ट है वो डार्क हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, डार्क प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, डार्क प्रोटोप्लाज्मा, जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाएगा। जब वो गाढ़ा हो जाता है तो इसी कोशिका का नाम हम लोग इससे पहले पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो उस कोशिका का नाम मैंने बताया था आर्किस्पोरियल। ठीक है, आर्किस्पोरियल इनिशियल्स, ये कोशिका का नाम है आर्किस्पोरियल इनिशियल्स। किससे बना ये? हाइपोडर्मल की कुछ कोशिकाएं आकार में बढ़ जाती है, जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है और आर्किस्पोरियल इनिशियल्स का निर्माण होता है, प्राथमिक कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, ये कोशिका सबसे पहले पेरिक्लिनल डिवीजन करती है। ठीक है, परिणत विभाजन करती है, पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल जब डिवीजन करती है, परिणत विभाजन करती है, तो विभाजन के पश्चात पैराइटल सेल्स, देखो सेल्स के नाम पैराइटल सेल्स। ठीक है, अब हिंदी में कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि बायोलॉजी साइंस है तो थोड़ा सा आप लोग अंग्रेजी के शब्दों से भी वाकिफ रहे, परिचित रहे। पैराइटल सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, एक तरफ, और दूसरी तरफ भीतर की ओर प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजिया, ये भी पढ़े थे आप इससे पहले, जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, माइक्रोस्पोरोजीनस का निर्माण करता है। बाहर की तरफ पैराइटल परिधि बोल सकते हैं आप इसको, परिणत विभाजन के द्वारा बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ सॉरी मतलब इसमें जो आर्किस्पोरेशियल इनिशियल्स है उसकी कोशिकाएं परिणत विभाजन करती है, पैराइटल डिवीज़न करेगी। पैराइटल डिवीज़न करके जो आउटर लेयर में होगी वो पैराइटल सेल्स का निर्माण करेगी, और जो इनर की ओर, ये पैराइटल जो है वो आउटर की ओर बनता है, बाहर की तरफ, और जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियस है, या क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका है, ये इनर की तरफ या अंदर की तरफ बनाती है। ठीक है, अब क्या होता है, जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स था या पैराइटल सेल है, इस पैराइटल सेल में विभाजन होगा। क्या होगा? पुनः पेरिक्लिनल विभाजन होगा, परिणत विभाजन होगा, बीच से दो भागों में बंटने वाला। ठीक है, और दूसरी विभाजन भी होती है एंटीक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल खड़ा खड़ा, एंटीक्लिनल ऐसा, अर्थात मैं हम दोनों को एक साथ जोड़ देता हूँ, ये ऐसे भी विभाजित होती है और ऐसे भी विभाजित होगी। देन 1 2 3 4 सेल्स फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार 3 से 5 3 to 5 वाल का निर्माण करती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस है ये वाला, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस, पैराइटल सेल का तो समझ में आ गया। और जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस, ये जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस है, इसकी कोशिकाएं भी एक दूसरे से पृथक्कृत होकर, आइसोलेट होकर, पृथक्कृत हो जाएगी, आइसोलेट होकर बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगी। क्लियर है? बनाएगी मतलब काम करेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल की भांति काम करेगी। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है, बाहर की तरफ तो 3 to 5 लेयर का वाल बन चुका है। ठीक है, इसमें भी लगातार 2 to 3 विभाजन होगा, डिवीज़न होगा, 2-3 बार विभाजन होगा। विभाजन के पश्चात ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये मदर सेल सिलिंड्रिकल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, गोलाकार रचना में कन्वर्ट हो जाएगी।
इस दौरान सिलिंड्रिकल सेल को जो यंग माइक्रोस्पोर रहता है वो पोषण प्रदान करने में मददगार होता है और प्रत्येक क्रियाशील लघु बीजाणु कोशिका अर्थात फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि द्विगुणित अवस्था में रहती है, में मियोसिस डिवीजन होने के बाद डिवीजन होने के बाद 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर है ये अगुणित या हैप्लाइड होती है। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। क्लियर है? अभी जो मैंने बोला उसको डायग्राम में भी बना देता हूँ। एक सबसे शुरू में कोशिका का नाम क्या था? इस कोशिका का नाम क्या था? जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में लघु बीजाणु जनन में माइक्रोस्पोरेंजिया का जो निर्माण होता है वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब किसी एक एंथरपाली या लोब के हाइपोडर्मल स्तर की कुछ कोशिकाएं ये बड़ी हो जाती है, बड़ा सा एक केंद्रक बन जाता है, न्यूक्लियस बन जाता है, साइटोप्लाज्मा से भरा हुआ रहता है। ठीक है, इस स्थिति में इसको बोलते हैं पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल जो थे ऊपर पढ़े उसी का डायग्राम पोलन मदर सेल बनाता है। ठीक है, ये क्या होता है, गाढ़ी हो जाती है और उसके बाद में इसमें पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है, परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन होगा तो पहले चूंकि डिवीज़न हो रहा है तो डिवीज़न में एम फेज जो होता है समसूत्र विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में, उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, अर्थात केंद्रक 2 भागों में बढ़ता है। तो इसमें कई बार विभाजन के पश्चात एक कोशिका के अंदर ऐसी केंद्रक बनेगा। इस प्रकार का सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और प्रत्येक केंद्रक के साथ में ये अलग अलग होकर नई नई प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। लगभग इस प्रकार की ऐसी सेल्स का निर्माण कर लेती है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, इस प्रकार के सबका अपना अपना न्यूक्लियस होता है, सबका अपना अपना केंद्रक होता है। ठीक है, धीरे धीरे करके कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होती है। ये कोशिकाएं धीरे धीरे करके एक दूसरे से अलग होती है। अलग होने के बाद क्या करेगी? जैसे हमने आखिरी में पढ़ा था ना कि लगातार अर्धसूत्री विभाजन करता है और 2 से 3 बार विभाजित होगी, गोलाकार संरचनाओं में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कोशिका है एक दूसरे से पृथक हो जाएंगी और एक दूसरे से पृथक होकर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं बना लेंगी। 1 2 3 बीच का 4, इस प्रकार की कोशिकाएं चारों तरफ इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें बन जाता है, जिसको हम लोग इसका सुरक्षात्मक लेयर के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्साइन बोलते हैं इसको। मैं फिर से परागकण की संरचना भी तुरंत बताऊंगा इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस प्रकार की संरचना इसमें बनती है, चारों तरफ एक्साइन बनाता है ये। ठीक है, सबका अपना अपना न्यूक्लियस होता है, इस प्रकार का सबका अपना अपना न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। समझ में आया? 4 गोलाकार कोशिकाएं बन गई। अब मैं बता रहा हूँ एक परिपक्व परागकण की संरचना, मैच्योर पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर। तो जब एक परिपक्व परागकण की संरचना को आप लोग ध्यान से देखते हैं तो आपको बीचों बीच एक बड़ा सा ऐसा न्यूक्लियस दिखाई देगा, एक बड़ा सा केंद्रक दिखाई देता है। ठीक है, केंद्रक के चारों तरफ द्रव व्यवस्थित होता है, जिसको हम लोग जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। ये ऐसा एक पतली मेम्ब्रेन होती है, जिसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं बल्कि एक विशेष रचना के रूप में कन्वर्ट हो गई रहती है। इसके अंदर आपको मिलता है प्रोटोप्लाज्मा। नाम देते जाते हैं। सबसे अंदर का नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो द्रव है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो एक परत बनती है, ये द्रव को साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये जो परत बनती है, इस परत
को बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। अब इसके चारों तरफ इस प्रकार की संरचना बनती है, ऐसा कांटेदार, ठीक है। और कांटेदार संरचना जहाँ पर बनती है वहाँ पर थोड़ा सा गर्त गहरा गड्ढा रहता है जहाँ से स्फुटन या जहाँ से कोई क्रिया कर सकती है। और इस अवस्था को, जहाँ पर एक गड्ढा दिखाई दे रहा है आपको, गहरा गर्त दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं जर्मपोर। जर्मपोर बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं एक्साइन, सबसे बाहर वाले, अभी भी पढ़े थे ना, एक्साइन का फॉर्मेशन करता है करके, सॉरी यार, एक्साइन का फॉर्मेशन करती है। ये परिपक्व परागकण की संरचना है। इसका स्ट्रक्चर बड़े गौर से, बड़े ध्यान से आप लोग देखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, बड़े काम की चीज़ है, एग्जाम में पूछा जाता है 3 से 4 नंबर में ये, ठीक है। सबसे बाहरी संरचना एक्साइन, उसके अंदर की एंटाइन, ठीक है। फिर आपको मिलता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और बाहर एक छोटे से छिद्र के समान संरचना जिसको आप लोग कहते हैं जर्मपोर कहते हैं, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। बड़ी बारीकी से इसका अवलोकन कर ले, देख ले, पढ़ ले, समझ ले, ठीक है। मैं इतना ही बता रहा हूँ। अगला वीडियो आएगा फिर से मेरा, उसमें आगे के टॉपिक लेकर मैं फिर से उपस्थित होऊंगा आप सबके सामने।